नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में लगभग 7 या 8 लेक्चर्स आप लोगों को मिल चुके हैं। ये लगभग 9वां लेक्चर होगा और इस वक्त जो अध्ययन कर रहे हैं वो हम यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं कि भारत में आकर उनकी क्या सोच थी या किस सोच के साथ, किस नीति के साथ वो भारत में आए। मेंस आंसर राइटिंग का एक लेक्चर भी हो चुका है जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह आंसर को लिखा जाएगा। तो पुर्तगाली से संबंधित था, यूरोपियन से संबंधित था, उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे मेंस के लिए या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, वैसे वैसे लाइव आकर मैं उस पर डिस्कस कर लिया करूंगा। सारी सूचनाएं आप लोगों को पंच ऋषि क्लासेस के फेसबुक पेज पर, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पंच ऋषि क्लासेस डालिएगा, टेलीग्राम पेज भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको फेसबुक पेज या फेसबुक का ग्रुप या फिर फेसबुक के जो आईडी है वो मिल जाएगी। ठीक है, पंच ऋषि क्लासेस आप लोग सर्च कीजिएगा। आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। तो आज हम लोग ब्रिटेन का अध्ययन करेंगे। एक बार रूपरेखा बना लेते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि हमको अध्ययन करना है ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड लिख लेते हैं। चलिए, इंग्लैंड या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले जो रूपरेखा में अध्ययन करेंगे वो 15वीं शताब्दी के भारत और इंग्लैंड की तुलना करेंगे। सबसे पहले भारत और इंग्लैंड की तुलना करेंगे। 15वीं 16वीं शताब्दी में जो दोनों की स्थिति थी उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी पर और ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की हम पूरी चर्चा करेंगे। इसका गठन किस प्रकार हुआ था और भारत में आगमन, गठन और भारत में आगमन। भारत में आगमन के बाद हम अध्ययन करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय शासकों के साथ संबंध कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा भारतीय शासकों के साथ संबंध, भारतीय शासकों के साथ संबंध। कौन कौन से भारत के शासक हुए हैं? तो ये जहांगीर से शुरू होता है, फर्रुखशियर तक, गोलकुंडा के शासक तक पहुंचता है। कहां तक? जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद 2 शासक होते हैं, बहादुर शाह प्रथम और ठीक है, उसके बाद 2 शासक होंगे, उनका कोई अध्ययन नहीं है। फर्रुखशियर के साथ इनका संबंध देखते हैं। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम और जहांगीर शाह होते हैं। उसके बाद फर्रुखशियर तीसरा शासक है, उसके साथ संबंध देखेंगे। इसके अलावा गोलकुंडा के शासक के साथ संबंध देखेंगे, गोलकुंडा के शासक के साथ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि किन चीजों का आयात निर्यात होता था। पतन नहीं देखेंगे, अभी पतन होने में भी टाइम है। अंग्रेजों का पतन तो 1947 में देश की आजादी के साथ हुआ था। तो ये हमारा क्रम रहेगा। अब सबसे पहले यहां पर हम भारत और इंग्लैंड का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। चीजें समझने की हैं और मेंस में समझ विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए जरा हम तुलना कर लेते हैं। देखिए, जब ब्रिटेन के लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया था। उनको कहना था, या विश्व स्तर पर उन्होंने कहा था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, अशिक्षित देश है, गरीबी में डूबा देश है, मदारियों का देश है, सपेरों का देश है, सांपों का देश है। ऐसे बहुत सारी उपमा भारत के बारे में उस वक्त कही जाती थी और हम इन अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने जा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार करना हमारा उद्देश्य है। विश्व जगत को ये बताकर यहां पर उन्होंने उपनिवेश का निर्माण किया था। लेकिन जिस वक्त इतिहासकार भारत में आते हैं
ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में अकबर का साम्राज्य चल रहा था और अकबर की धार्मिक नीति जग जाहिर है कि उसने काफी सहिष्णुता से काम किया था। जब वो लोग भारत में आते हैं, जिनको वो अशिक्षित कह रहे थे, जिनको वो असहिष्णु कह रहे थे, जिनको वो जंगली कह रहे थे, वो आकर देखते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ज्यादा समृद्ध है। हम लोगों ने देखा कि 3 धर्म के अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का और हिंदू धर्म का, इन तीनों धर्मों में हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका जो धर्म था 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी में, और शिया सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उसी तरह ईसाई धर्म भी 2 भागों में बट गया और दोनों के बीच में भी खूनी संघर्ष यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिला है। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसमें 2 अलग अलग ध्रुवों के लोग निवास कर रहे थे। मुस्लिम मुगल शासन कर रहे थे और हिंदू जो कि यहाँ पर बहुसंख्यक थे। उसके बाद भी यहाँ पर उतना अराजकता, उतनी आक्रांतता नहीं फैली थी जितना यूरोपियंस कंट्री में या अरब कंट्रीज में फैली हुई थी। मतलब वो तो जड़ एक ही है उन लोगों की, इस्लाम धर्म ही है और सबसे ज़्यादा मोहम्मद साहब ने बहुत शांति का पैगाम भी दिया था। लेकिन उस धर्म के जो अनुयायी हुए वो 2 भागों में विभाजित होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उसी तरह भगवान यीशु ने भी शांति का, प्रेम का संदेश दिया, लेकिन उनके अनुयायी भी 2 भागों में विभाजित होकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन एक हिंदू धर्म ऐसा था जिसमें कोई भी विभाजन नहीं था, न केवल विभाजन था अपितु उन लोगों ने दूसरे धर्मों के लोगों को भी अपने अंदर समावेशित कर लिया। मुगल एग्जाम्पल है इसके, कनिष्क एग्जाम्पल है इसका, कुषाण एग्जाम्पल है, हूण एग्जाम्पल है। इन लोगों ने क्या किया, ये बाहर से आक्रांता थे लेकिन भारत की ही संस्कृति में रच बस गए। मुगल तो रचे बसे भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी 2 ध्रुवों के होने के बावजूद भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं था। हालांकि राजपूतों ने संघर्ष किया था लेकिन उतनी अराजकता नहीं थी जितनी कि यूरोपियंस में थी। यानी कि जब आकर देखा उन्होंने उस काल का अध्ययन किया इंग्लैंड और भारत के बीच में, तो देखा कि भारत इंग्लैंड की तुलना में कहीं ज़्यादा समृद्ध था, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से। धार्मिक रूप से अगर बात करें तो अकबर के समय में आपस में लोग वार्तालाप क्या करते थे, एक स्थान हुआ करता था जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग आकर अपना विचार व्यक्त करते थे, ये सब कुछ चलता था। धीरे धीरे करके अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां का जब काल आया, उस वक्त भी इन लोगों ने, जहांगीर और शाहजहां ने न्यूनता कम से कम अकबर की नीति का पालन किया, यानी सहिष्णुता की नीति का पालन किया। धार्मिक रूप से इन्होंने किसी भी धर्म के लोगों को प्रताड़ित नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो सांस्कृतिक रूप से भी हम यूरोप से कहीं ज़्यादा उस वक्त समृद्ध थे, धनी थे। हमारी संस्कृति उनसे कहीं ज़्यादा व्यापक थी। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, अगर हम वास्तुकला में देखें, मूर्ति कला में देखें, तब भी हम यूरोप से कई गुना बेहतर थे। यहाँ पर सड़कें थी, यहाँ पर बने हुए भवन थे, किले थे, यहाँ पर सोना चांदी था। अगर उसी समय की यूरोप की तुलना की जाए तो वहाँ का शहर भी भारत के गांव से ज़्यादा कम था। वहाँ के शहर उस वक्त अगर हम राजधानी की तुलना करें तो लंदन और आगरा राजधानी हुआ करती थी भारत की, मुगल साम्राज्य की, और उन दोनों राजधानियों को भी तुलना करें तो भारत का एक गांव उनकी राजधानी से भी ज़्यादा समृद्ध था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर अध्ययन करें, एक राजनीतिक रूप से जरूर हम बराबर थे। वहाँ पर जेम्स प्रथम का शासन चल रहा था और यहाँ पर जहांगीर का शासन चल रहा था, और दोनों लगभग एक जैसे थे, दोनों ही बड़े आलसी टाइप के थे, दोनों ही चाटुकारों से घिरे रहते थे। तो राजनीतिक रूप से हम जरूर समान थे, लेकिन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के क्षेत्र में हम यूरोप से या फिर इंग्लैंड से तुलना कर रहे हैं तो कई गुना बेहतर थे। अब मन में यहां से प्रश्न उठता है कि दो लोग जो अगर बराबर हों तो दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन एक जो ज़्यादा मजबूत है, जो ज़्यादा समृद्ध है, जो ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, वो जीतना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर मुठभेड़ होती है इंग्लैंड और भारत के बीच में, तो स्पष्ट है कि भारत
इतना अधिक ऊंचा होने के बावजूद भारत ऊंचा है इसलिए भारत को जीतना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है कि दोनों के इस युद्ध में भारत पराजित होता है। कारण क्या है? कारण इसके पीछे की पृष्ठभूमि समझने का है। देखिए, मैं एक मानचित्र बना देता हूं छोटा सा। ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर इंग्लैंड और भारत दोनों एक जगह, 16वीं या 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 17वीं शताब्दी में दोनों एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं। लेकिन इस जगह आप लोगों को लगेगा कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों बराबर है, लेकिन स्थिति बराबर नहीं है। क्या वजह है? देखिए, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी कि लगभग 1502-3 के करीब, 1502-3 के करीब यहां पर एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, और इस व्यक्ति ने वहां पर जन जागरण किया था, जन जागरण किया था। इससे पहले जब हम 14वीं शताब्दी में पहुंचते हैं और 14वीं शताब्दी में हम इंग्लैंड को देखते हैं, तो 14वीं शताब्दी में रोम के पोप का सर्वाधिक प्रभाव था। रोम के पोप का सर्वाधिक प्रभाव था। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे, तो वो एक कारखाना कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, और कारखाना जो कॉन्सेप्ट था वो इटली द्वारा दिया हुआ था। और इटली में काहिरा, जो कि फ्रांस की राजधानी है, अफ्रीका का देश फ्रांस में काहिरा में उन लोगों ने एक फैक्ट्री का निर्माण किया था, विश्व की पहली फैक्ट्री का निर्माण किया था, कारखाना का निर्माण किया था। यहाँ पर अगर हम कारखाना शब्द बोलते हैं तो आप ये ना समझें कि वहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता होगा। भारत में भी देखते हैं, हम लोगों ने कहा कि पुर्तगाली की फैक्ट्री, डच की फैक्ट्री, डेन्स की फैक्ट्री, फ्रांसीसी फैक्ट्री, ऐसे हम लोग नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता हो, उत्पादन हो रहा हो। फैक्ट्री का अर्थ था कि उस वक्त वहाँ पर कच्चा माल रखा जाता था, जो आयात निर्यात का माल था वो रखा जाता था, और इसके चारों तरफ किलेबंदी कर दी जाती थी। मान लीजिए ये वो स्थान है जहाँ पर सब कुछ रखा जाता था, इसके चारों ओर क्या कर दी थी? किलेबंदी कर दी जाती थी। इसी के अंदर उन लोगों के परिवार रहा करते थे। अंग्रेजों तो अंग्रेजों के परिवार रहा करते थे, कर्मचारियों के, उनके अधिकारियों के परिवार, फ्रांसीसी है फ्रांसीसी के परिवार, डेन है डच है, जो भी है उनके परिवार इस किले के अंदर ही रहा करते थे, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के पास होती थी। यानी कि इसके अंदर का जो शासन होता था वो स्वायत्त होता था। ऐसे पहले कारखाने का कॉन्सेप्ट काहिरा में आया था और इटली के लोगों ने उसका कॉन्सेप्ट बनाया था। इस कॉन्सेप्ट को चुराया पुर्तगालियों ने और भारत में आकर उन्होंने कारखानों का निर्माण किया। मैं बात कर रहा था 14वीं शताब्दी की पोप की, रोम के पोप का प्रभाव की बात कर रहा था। रोम के पोप को जब कहा गया, पुर्तगालियों के द्वारा कहा गया कि हम जो ईस्ट कंट्रीज में जा रहे हैं वहां पर हमारा मकसद धर्म का प्रचार करना है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है पुर्तगालियों के बारे में। यहाँ पर यह बात बताना आवश्यक है कि पुर्तगालियों के बारे में कहा गया कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उनके दो हाथों में, एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में बाइबिल थी, यानी कि तलवार की मदद से धर्म का प्रचार करना इसका संकेत था। बलात् रूप से गोवा इसका एग्जाम्पल है, वहां पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई थी और मंदिरों को नष्ट किया था और बलात् रूप से ईसाई धर्म का प्रचार किया था। जब पोप के साथ उन्होंने इस तरह का गठबंधन किया तो पोप ने कहा कि ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट के कंट्रीज के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पुर्तगालियों का है, और बाकी जब इधर के देश में माल आ जाता है तो यूरोपियन कंट्रीज को बांटना पड़ेगा उसके लिए। यानी कि सारी यूरोपियन कंट्रीज अपनी करेंसी इकट्ठा करती थी, पुर्तगाल के राजा को दिया करती थी, पुर्तगाल के राजा उन पैसों को लेकर भारत के साथ व्यापार करना आता था। व्यापार करने के बाद जो माल लेकर जाता था, जिस हिसाब से पैसे आए उस हिसाब से उनको बांट दिया करता था और बीच में अपना कमीशन ले लिया करता था। यह हिसाब चल रहा था उस वक्त, और यह आदेश था रोम के पोप का। लेकिन जब 15वीं शताब्दी आते आते, 16वीं शताब्दी आते आते वहां पर पुनर्जागरण की स्थिति हो गई। पोप का हस्तक्षेप कहा जाता है, मैं पुर्तगालियों की बात बताना भूल गया यहाँ पर, तो ऐसा कहा जाता है कि उनके हाथ में, एक हाथ में तलवार थी, दूसरे हाथ में बाइबिल थी। लेकिन जब उन्हें भारत माँ का सोने का ढेर दिखाई दिया तो उन्होंने पहले तो बाइबिल साइड में रखी और जेब में सोना भर लिया,
उसके बाद जब एक हाथ से सोना नहीं भरा जा रहा था तो तलवार भी रख दी और दोनों हाथ से सोना बटोरने लगे। ये उनके पतन के लिए बताया जाता है। ठीक है, इस एक मुहावरा, ये कहानी है, ये उनके पतन से संबंधित है। पतन के बारे में कहा जाता है कि पहले वो शक्तिशाली थे, धीरे धीरे वो असहाय हो गए। अब बात पहुंच जाते हैं इंग्लैंड के 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में। धीरे धीरे कर मार्टिन लूथर व्यक्ति ने क्या किया, पोप की सत्ता को ललकार दिया। पोप जो था वो व्यक्तियों के बेडरूम तक पहुंच चुका था। उसका आदेश व्यक्ति की बेडरूम तक लागू हो रहा था। इस बात से लोगों के मन में खिन्नता आ रही थी। लोग विरोध में उतरना चाह रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मार्टिन लूथर जिस वक्त 1502-1503 की बात है, शायद 1510 में तो इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने वहां पर विरोध करना शुरू कर दिया। जनता भी साथ साथ आ गई। पहले राजा का विरोध किया और राजा का विरोध करते करते धीरे धीरे वो विरोध पोप तक पहुंच गया। और 17वीं शताब्दी आते आते 1600 आते आते पोप का प्रभाव इतना कमजोर हो गया था कि उनके आदेश को लोग अब मानना भूल गए थे, उनका मानना बंद कर दिया था। जब उन्होंने कहा था कि ईस्ट के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पुर्तगालियों का है, तो इस आदेश को भी लोगों ने नकार दिया। अब यहाँ पर इंग्लैंड स्वतंत्र हो गया था पोप से और वो ईस्ट के कंट्रीज के साथ, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए मतवाला हो रहा था, उतावला हो रहा था और वो भारत के साथ व्यापार करने आ जाता है। ठीक है, चलिए, ये मैं उस वक्त की स्थिति बताया। अब मैं यहाँ की बात आ जाता हूँ कि जब हम लोगों ने 16वीं शताब्दी के समय में देखा कि इंग्लैंड और इंडिया दोनों एक ही स्थान पर खड़े हैं, लेकिन दोनों का मुंह अलग था। इंग्लैंड उस वक्त जन जागरण या पुनर्जागरण की स्थिति से गुजर चुका था। वहां पर 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हो चुका था और भारत के लिए अंधकार में युग प्रारंभ हुआ था। यानी कि इंग्लैंड तो ऊपर की तरफ चल रहा था और इंडिया अथाह पतन नीचे की ओर जा रहा था। यह अंतर था 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड और भारत के बीच में। भारत का शाहजहां के बाद अंधकार में युग प्रारंभ हो गया। वहीं इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के बाद एक नया उत्साह का संचार हो गया और वो अपने देश में समृद्धि लाने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे थे और उनका मुंह पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति के समान था। और यही वो भिन्नता थी जिसकी वजह से भारत पराजित हुआ। हालांकि बाकी सब क्षेत्रों में वो हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता थी कि वो उत्साह से भरे हुए थे। ठीक है, तो हमने तुलना कर ली और तुलना का आप लोगों ने उस वक्त की स्थिति का सटीक आंकलन कर लिया होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यूरोपियंस कंट्री में महिलाओं की स्थिति भारत से बहुत ज़्यादा बदतर थी। वहाँ पर उनके लिए चुड़ैल कहा जाता था। ये 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी तक की बात है। 19वीं शताब्दी में वहाँ पर चुड़ैल कहकर लगभग 4500 महिलाओं को जिंदा जला दिया गया था। तो हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति कभी नहीं रही है, लेकिन ये बताने के लिए काफ़ी है कि यूरोप काफ़ी बैकवर्ड था हमसे। लेकिन मैंने बताया कि 16वीं शताब्दी में वहाँ पर पुनर्जागरण आया और हमारे में ये 20वीं शताब्दी में आया। तो 4 शताब्दियों का अंतर ने हमको पीछे कर दिया। चलिए, अब हम दूसरे सिरों पर आ जाते हैं, इनका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी का और भारत में आगमन। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है। शेयर होल्डर्स का इस पर अधिकार रहता है। शेयर होल्डर महारानी एलिजाबेथ स्वयं इस ईस्ट इंडिया कंपनी की एक शेयर होल्डर थी। ये एक शेयर होल्डर थी और शेयर होल्डर्स की जो संख्या थी वो लगभग 271 थी, जिन्हें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। ठीक है, लगभग शेयर होल्डर्स की संख्या कितनी थी? 271 थी, जिनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। एक प्राइवेट कंपनी थी और महारानी एलिजाबेथ स्वयं इस कंपनी की एक शेयर होल्डर थी। उनके आदेश से 31 दिसंबर 1599 को इस कंपनी का गठन होता है और इस कंपनी का जो नाम है वो नाम था गवर्नर। लिख लीजिए आप लोग,
गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, पूरी कंपनी का नाम है, हालांकि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी थी। 271 इसके शेयर होल्डर्स थे जिनको कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहा जाता था। इस कंपनी के संचालन के लिए 24 लोगों का एक दल गठित किया गया संचालन के लिए, जिनके लिए कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। इन 24 लोगों में एक गवर्नर हुआ करता था, एक डिप्टी गवर्नर हुआ करता था और 22 मेंबर हुआ करते थे। 22 मेंबर हुआ करते थे। ये इसका स्ट्रक्चर था। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही सारे कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार था। सारे कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। साथ में लोगों किसी के साथ संधि करनी है, युद्ध करना है, किसी प्रकार का व्यापारिक काम करना है, सारे अधिकार इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दे दिए गए थे। किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। तो कंपनी के ये एक स्टार्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर कैसा था। अब ये जो ईस्ट इंडीज कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत में आती है और भारत में आकर ये अपना प्रसार शुरू करती है। ठीक है, ये हम लोगों ने इतनी पूरा इसका ढांचा देख लिया था। अब हम देख लेते हैं भारत के शासकों के साथ इसके संबंध कैसे थे। भारत के शासकों के साथ संबंध कैसे थे, तो सबसे पहले शासक मिलता है हमको जहांगीर। देखिए, जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस वक्त अकबर यहां पर मुगल बादशाह था और वहां पर थी महारानी एलिजाबेथ। 1603 में महारानी एलिजाबेथ का निधन हो जाता है। उसके बाद उसका पुत्र जेम्स प्रथम बनता है। स्टार्टिंग में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। 1609 में जेम्स प्रथम इसको आजीवन पूरे जीवन पर्यंत एकाधिकार देते थे कि ईस्ट के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1609 में जेम्स प्रथम के द्वारा दे दिया जाता है। प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया जाता है, लेकिन 1603 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं जहांगीर की। लेकिन जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस वक्त जहांगीर का शासन था। गठन के समय अकबर का, आते समय जहांगीर का। ठीक है, तो 1608 में हेक्टर नामक एक जहाज उतरता है सूरत के बंदरगाह पर और इसका कैप्टन है हॉकिंस। कैप्टन कौन है इसका? हॉकिंस है। देखिए, 1608 में एक जहाज है हेक्टर उतरता है सूरत के बंदरगाह पर और उस जहाज का जो कैप्टन है उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। यह जहांगीर से मिलने आगरा जाता है। जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचता है और ये जो कैप्टन हॉकिंस था ये बहुभाषीय था, कई सारी भाषाएं बोल सकता था। आगरा में जहांगीर के साथ इसकी मुलाकात होती है और ये उसके साथ फारसी भाषा में बात करता है। फारसी भाषा में जब बात करता है तब जहांगीर इससे बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा स्वागत करता है और इससे कहता है कि आप दरबार में दुभाषीय की नौकरी कर लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस तैयार हो जाते हैं। इनको 400 जात का मनसब दे देता है और एक घर सूरत में बसाने की अनुमति दे देता है। यह बात 1608 की है, 1608 की। लेकिन कैप्टन हॉकिंस कहता है कि महाराजा हमको सूरत में एक अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दीजिएगा। कहां पर? सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दीजिएगा। उसी समय यहां पर पुर्तगाली इस बात का विरोध करते हैं कि सूरत में इनका कोई भी कारखाना नहीं बनेगा। जहांगीर
सूरत के व्यापारी यानी कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के दबाव में आकर इनसे मना कर देता है कि आप अपना सूरत में कारखाना नहीं बना सकते। तब इनका पहला कारखाना 1611 में गोलकुंडा राज्य के मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, वहां पर जाकर पहला कारखाना स्थापित होता है। यहां पर प्रश्न आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था या पहली फैक्ट्री कहां स्थापित हुई थी? तो आंसर सूरत देते हैं। लेकिन सूरत में स्थायी रूप से पहली फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई थी। पहली फैक्ट्री गोलकुंडा राज्य में मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हुई थी। सूरत में तो 1613 में स्थापित होती है। ठीक है, तो इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? ये सूरत में फैक्ट्री मांगते हैं, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण इनकी सूरत में फैक्ट्री स्थापित नहीं होती है और पहली फैक्ट्री गोलकुंडा राज्य के मसूलीपट्टनम क्षेत्र में 1611 में स्थापित होती है। यहां पर कैप्टन हॉकिंस समझ गया कि हमारे रास्ते का जो रोड़ा है वो है पुर्तगाली और पुर्तगालियों को यहां से हटाना पड़ेगा। देखिए, पुर्तगालियों को यहां से हटाना ही वाणिज्यिक उपनिवेशवाद की गठन की स्थापना हो चुकी है। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद क्या होता है कि मार्केट से अपने सारे प्रतिद्वंदियों को हटा देना और एक छत्र राज्य करना। इसको हालांकि हम आगे की क्लास में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये मार्केट है और इस मार्केट में एक दुकानदार अपने माल को लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब 4 ग्राहक इसके पास आते हैं, 1 2 3 4 ABCD 4 ग्राहक इसके पास आते हैं। इसने कहा कि मेरा माल 10 रुपए का है, 10 रुपए का माल है मेरा। ए कहता है मैं 8 रुपए का लूंगा, बी भी कहता है कि भैया मैं भी 8 रुपए का लूंगा, सी कहता है मैं तो 7 रुपए का लूंगा, लेकिन डी कहता है मैं इसे 9 रुपए का ले लूंगा। यह दुकानदार अपना माल किसको बेचेगा? जो 9 रुपए में खरीद रहा है। 9 रुपए में बेच दिया इसने माल, इसका फायदा हो गया। अब अंग्रेज यहां पर वाणिज्यिक उपनिवेशवाद स्थापना करने की नीति की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि ए ने या सी को हम अंग्रेज मान लेते, सी ने ए को हटाया, डी को हटाया, बी को हटाया। अब यहां पर मार्केट में सिर्फ एक ग्राहक है और वो है अंग्रेज। अब दुकानदार कह रहा है मैं तो 10 रुपए में माल बेचूंगा, अंग्रेज कह रहे हैं हम तो 7 रुपए में माल खरीदेंगे। अगर ये ना बेचे तो माल बिकेगा नहीं, तो मजबूरी में इस दुकानदार को अपना माल 7 रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी कि इसको हानि कितनी हुई? 2 रुपए की हानि हुई। जो माल 9 रुपए में बिक रहा था वो माल अब 7 रुपए में बिकेगा। और इस नीति पर पहले दिन से कैप्टन हॉकिंस ने काम शुरू कर दिया। 1608 में ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं। सूरत में कंपनी की स्थापना की बात करती है, पुर्तगाली मना करते हैं। 1611 में गोलकुंडा में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित हो जाती है और 1612 में सूरत के निकट ये पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध कर देते हैं। देखिए, 8 वाला आदमी 12 में युद्ध की तैयारी कर रहा है और 1612 में पहला युद्ध हो जाता है सूरत के निकट स्लेब नामक स्थान पर। कहां पर? सूरत के निकट स्थान है सिवेली। सूरत के निकट सिवेली नामक स्थान पर यह युद्ध कर देता है। कौन? इंग्लैंड का पुर्तगाल के साथ युद्ध हो जाता है 1612 में सूरत के निकट सिवेली नामक स्थान पर और इसका परिणाम अंग्रेजों की तरफ जाता है। इसके तहत 1613 में सूरत में ये अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। देखिए आप, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद शुरू। सूरत जो सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा मार्केट था, वहां पर ये अब अपना अधिकार कर लेते हैं। यहां पर व्यापार अरब के व्यापारियों के साथ भी चलता था। अरब के व्यापारी पुर्तगालियों से खिसियाते थे, तो ये चाह रहे थे कि अरब के व्यापारी की पुर्तगाली कैसे भी मार्केट से बाहर हो जाए, दूसरा चाहे कोई भी आ जाए। वो अंग्रेजों को भी नहीं जानते थे, लेकिन वो पुर्तगाली के विरोध थे, इसलिए वो साथ देते हैं अंग्रेजों का। हालांकि अंग्रेज बाद में उनको खा जाएंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति ये थी कि अरबों ने पुर्तगाली के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया
और सूरत में 1613 में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। पहली अस्थायी फैक्ट्री 1608 में इन्होंने स्थापित की थी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण उसको उखाड़ दिया गया, ठीक है। और पहली 1611 में फिर जाकर मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, गोलकुंडा राज्य में। लेकिन 1613 में ये फिर जहांगीर के शासन के अधीन आ गए और इन्होंने वहां पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। देख रहे हैं किस तरह अंग्रेज आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद 1615 में एक दूत, जेम्स प्रथम का दूत सर टॉमस रो भी आते हैं। सर टॉमस रो 1615 में आते हैं जहांगीर के दरबार में। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, लेकिन ये बस इसी स्थिति को भाप पाते हैं कि भारतीय शासकों को आपस में लड़ाया जा सकता है। इस स्थिति को भाप कर ये चले जाते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड वापस लौट जाते हैं। कोई विशेष इन्होंने काम नहीं किया। तो जहांगीर के दरबार में ही 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से पहुंचता है। अब जहांगीर के बाद हम देखेंगे शाहजहां की स्थिति क्या है। शाहजहां की स्थिति क्या है? शाहजहां पुर्तगालियों से बहुत डरता था। कारण क्या था कि एक तो पुर्तगाली तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। दूसरा, जब उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो इन लोगों को कोई महत्व देना बंद कर दिया था। आप लोगों को देखा कि परमिशन, अकबर तक को भी परमिशन लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। एक बेइज्जती वाली बात है ये। तो शाहजहां बड़ा चिढ़ता था। दूसरा, 2 दासियों को उठाकर ले गए थे पुर्तगाली, तो शाहजहां उससे चिढ़ा हुआ बैठा था। जैसे ही अंग्रेज भारत में व्यापार करने के आए तो मौका मिल गया शाहजहां के लिए पुर्तगालियों से बदला लेने का, और शाहजहां ने खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। तो शाहजहां के समय में जो जो फैक्ट्रियां स्थापित हुई वो फैक्ट्रियां बालासोर हुई। बालासोर कहां पर है? अभी भूकंप आया, वो सॉरी वहां पर साइक्लोन आया है बालासोर जिले में, उड़ीसा। बालासोर के बाद हुगली कहां है? बंगाल में। हुगली बंगाल में। इसके अलावा वहां पर कासिम बाजार, पटना। कासिम बाजार भी कहां पर है? बंगाल में है, पटना। और हरिहरपुर भी कहां है? बंगाल में है। यानी कि धीरे धीरे करके उन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया। शाहजहां के समय में इनकी यहां पर फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। अगर बालासोर की बात करें तो 1633 में हुई थी, हुगली की बात करें तो 1651 में हुई, हरिहरपुर भी 1633 में हुआ था। तो ये इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई विभिन्न स्थानों पर। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की उसकी किलेबंदी भी की। हालांकि हम जब बंगाल के समय पढ़ेंगे तो सिराजुद्दौला को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि उसने इनकी फेंसिंग, दीवार बनाने के लिए विरोध किया था। चलिए वो आगे की बात रही। तो इन स्थानों पर इन्होंने क्या करा? अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। इसके अलावा बंगाल का गवर्नर था उस वक्त शाह सूजा कौन था? बंगाल का गवर्नर था। शाह सूजा ने क्या किया? 300 पाउंड वार्षिक कर के बदले बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार की इनको अनुमति दी थी। देखिए ये जो कदम था ये इनके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होने वाला है। आगे हम लोग इस बात पर पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो शाह सूजा ने क्या करा? 300 पाउंड वार्षिक कर के बदले बंगाल में इनको कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। तो शाहजहां से इनके अच्छे संबंध थे अंग्रेजों के। इसके बाद बैठता है गद्दी पर औरंगजेब। और औरंगजेब के समय में भारत की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला। जो सहिष्णुता का रोल चल रहा था शाहजहां के समय तक, वो औरंगजेब के समय आकर थोड़ा सा बिगड़ा। औरंगजेब के साथ संबंध देख लेते हैं। औरंगजेब के साथ प्रारंभ में तो कोई परेशानी नहीं थी, प्रारंभ में सही चल रहा था, लेकिन यहां पर सर चाइल्ड ने एक गलती कर दी। सर चाइल्ड ने क्या किया कि कुछ लोग जो मक्का जा रहे थे हज की यात्रा पर, उनको अरेस्ट कर लिया। साथ में
अरब सागर के क्षेत्र में उन्होंने अपनी नौसेना तैनात कर दी कि जो भी मक्का जाएगा हज के लिए उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये बात औरंगजेब को मालूम पड़ी और औरंगजेब ने इनको दी हुई सारी रियायत वापस ले ली। इनको कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री स्थापना की अनुमति नहीं दी, व्यापार की अनुमति नहीं दी। सारी की सारी जो इनको दिए हुए अधिकार थे वो वापस ले लिए। ये लगभग 1686 की बात है, ये 1686 की बात है, 1686 की। यानी कि प्रारंभ में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में स्थिति सर चाइल्ड द्वारा, नाम लिख लीजिएगा, सर चाइल्ड ने क्या किया कि हज पर जाने वाले लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बदले उन लोगों ने औरंगजेब ने इसकी सारी रियायतें वापस ले ली। 1688 में इन लोगों ने एक नीति का पालन किया। ये नीति ऐसी थी, ये नीति क्या थी कि चाटुकारिता की नीति थी, याचना और कूटनीति की नीति थी। याचना और कूटनीति, देखिए बार बार हम इस चीज को देखेंगे। एक नीति देखने को मिली इनकी, याचना और कूटनीति। यहां से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों की याचना और कूटनीति की नीति से आप क्या समझते हैं। जब इनको लगा कि मुगल हम पर भारी पड़ रहे हैं और औरंगजेब ने सारे अधिकार इनसे छीन लिए, तो ये पैरों में गिर गए कि भैया माफ कर दो, गलती हो गई। यानी कि जो विश्व विजेता बनना चाह रहा था, भारत में साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था, वो मजबूत भी था, वो यहाँ पर मुगल बादशाह के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना मांग ली। यानी मौका देखकर चौका मारना, देखा कि हम हार रहे हैं तो तुरंत पैरों में गिर गया, भैया माफ करो। याचना और कूटनीति की नीति यहाँ पर अपनाई गई, औरंगजेब से माफी मांगी गई और औरंगजेब ने उनको माफ भी कर दिया गया। लगभग 18,000 रुपये लेकर उनको सारे व्यापार के अधिकार वापस दे दिए गए थे। ठीक है, अब 1698 की एक घटना का जिक्र कर लेते हैं। 1698 में 1698 में औरंगजेब का जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था अजीम उशान। 1698 में बंगाल का गवर्नर था अजीम उशान। अजीम उशान, इस अजीम उशान से 3 गांव की बाउंड्री बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था अंग्रेजों ने। कौन कौन से थे? गोविंदपुर था, सुता नदी था, कोलिकाता था। 3 गांव थे, कौन कौन से? गोविंदपुर, सुता नदी और कोलिकाता। ये 3 गांव की फेंसिंग यानी कि इस पर दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त कर ली अंग्रेजों ने। किलाबंदी करनी शुरू कर दी और 1700 में इसकी किलाबंदी कर दी गई। 2 साल बाद बंगाल के अजीम उशान से इन्होंने इसका अधिकार लिया। गोविंदपुर, सुता नदी और कोलिकाता में इन्होंने फेंसिंग करने की, दुर्ग बनाने की अनुमति प्राप्त कर दी, किलाबंदी करने की प्राप्त कर दी। ये जो किला बना, ये किला कहलाया फोर्ट विलियम। क्या? फोर्ट विलियम। इस किले का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। और जो स्थान था ये बन गया कलकत्ता। यानी कलकत्ता की स्थापना इस तरह कर दी गई थी। ठीक है, किसके समय में? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के बंगाल का जो गवर्नर था अजीम उशान, उसके आदेश से ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फर्रुखशेर की। फर्रुखशेर की बात कर लेते हैं हम लोग। फर्रुखशेर के समय में काफी कुछ प्राप्त हुआ था इंग्लैंड के लिए। फर्रुखशेर 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल फर्रुखशेर से मिलने गया। 1717 में जॉन सरमन के नेतृत्व में, जॉन सरमन के नेतृत्व में जो दल गया था उसमें एक डॉक्टर भी था जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन, मैं इसका भी जिक्र पहले कर चुका हूं, इस घटना का जिक्र कर चुका हूं। डॉक्टर हैमिल्टन, उस वक्त फर्रुखशेर के एक फोड़ा निकला हुआ था और भारत के वेद उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे, भारत में सर्जन थे ही नहीं। डॉक्टर हैमिल्टन ने उनका ऑपरेशन किया और उनको उस फोड़े से मुक्त किया। इस बात से फर्रुखशेर बड़े प्रसन्न हो गए साहब, और फर्रुखशेर ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? डॉक्टर हैमिल्टन भी ईस्ट इंडिया। देखिए यहां पर हम एक चीज को देखेंगे कि लाख बुराइयां होने के बावजूद भी ब्रिटिश अधिकारियों में वो देशभक्त थे। उन्होंने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की,
उन्होंने पैसा भरा, अपनी जेब भरी। आगे हम पढ़ेंगे, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर आगे तक पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति देश का गद्दार नहीं था। हर व्यक्ति के मन में देश जरूर रहता था, चाहे वो एक सिपाही हो, चाहे वो वायसराय गवर्नर हो। ठीक है, तो हैमिल्टन भी देशभक्त आदमी थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने देश के लिए कोई चीज मांग लूं, और इन्होंने वहां पर 3 चीजें मांगी। क्या क्या मांगी? पहली बात मांगी कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार की सुविधा। बंगाल में व्यापार की सुविधा, वो भी बिना चुंगी के, बिना चुंगी दिए व्यापार की सुविधा 3000 रुपये वार्षिक के बदले। दूसरा, फ्री पास की व्यवस्था करी गई। फ्री पास क्या होता है? देखिए, फ्री पास ही बक्सर के युद्ध का कारण बनेगा। आगे हम बताते हैं फ्री पास क्या होता है, यहां पर ही समझा देते हैं। फ्री पास क्या होता है कि अंग्रेजों को एक पास दे दिया जाता था। मान लीजिए उसमें मोहर लगाकर एक अंग्रेज को दे दी जाती थी। अंग्रेज जब जाया करते थे बॉर्डर पर, या जब भी जहां से उन्हें मुक्ति मिली थी, वो पास दिखा दिया करते थे और बिना चुंगी दिए निकल जाया करते थे। अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग किया। मान लीजिए उस चुंगी पर 100 रुपए का टैक्स लगता है, तो अंग्रेजों को तो 100 रुपये माफ है, वो तो पास दिखाएंगे निकल जाएंगे। देखिए, भारत का अगर कोई व्यापारी निकलेगा उसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। भारत का कोई व्यापारी उस रास्ते से निकलेगा, उसको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया, इस पास को 60 रुपये में किराए पर उठाना शुरू कर दिया भारतीय व्यापारियों के लिए। कितना? 60 रुपये में। 60 रुपये किसको मिलने लगे? अंग्रेज व्यापारी को। और भारतीय व्यापारी के कितने रुपए बचने लगे? 40 रुपये। ये 40 रुपये और 60 यानी 100 रुपये की हानि किसको हुई? मुगल बादशाह को। खेल समझ रहे हैं आप? क्या खेल चल रहा है अंग्रेजों का? उन्हें पास दिया गया कि ठीक है आप निकल जाइएगा। उन्होंने पास दे दिया भारतीय व्यापारियों के लिए। मान लीजिए 100 रुपये देने पड़ते थे, कितने रुपए में दिया? 60 रुपये में। 60 रुपये आए अंग्रेज की जेब में, बिना मतलब के, कोई मतलब नहीं है 60 रुपये का। 60 रुपये जेब में आए, 40 रुपये बचे भारतीय व्यापारी के, वो तो खरीद लेगा। 100 रुपये राजस्व का नुकसान हुआ मुगल बादशाह का। हो गई लड़ाई, और यही लड़ाई की जड़ बनी थी। ठीक है, आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरी सुविधा क्या ली? फ्री पास की सुविधा ली। और तीसरी जो सुविधा ली वो कॉमर्स जानने वाले, इकोनॉमिक्स जानने वाले व्यक्ति समझ लेंगे कि फर्रुखसियर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वो क्या थी? मुंबई में अंग्रेजों की टकसाल का गठन, अंग्रेजों की टकसाल का गठन, और न केवल गठन बल्कि बंगाल में मुद्रा का प्रचलन, बंगाल में मुद्रा का प्रचलन। ये 3 चीजें मांग ली डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर से। देखिए, ये तीसरी चीज आप समझिएगा कि कॉमर्स में कहा जाता है कि मुद्रा को बाहर कर देती है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूं, मुद्रा को बाहर कर देती है। तो यहां पर अंग्रेजों की मुद्रा अगर चलेगी, चलती मुद्रा ना चलती हुई मुद्रा को बाहर कर देती है, ऐसे कहा जाता है। तो और मुगल बादशाह की मुद्रा यहां पर बाजार से बाहर हो जाएगी। यानी कि मार्केट में जो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद की बात मैं कर रहा हूं, वो यहां पर अंग्रेजों की नीति दिख रही है। फर्रुखसियर भी खुश थे क्योंकि ऑपरेशन हो चुका था उनका फोड़ेगा। वो कह देते हैं तथास्तु, तुम्हें सब कुछ मिल गया, और ये सुविधाएं फर्रुखसियर से मिल जाती हैं। ये जो फरमान है 3 चीजों का, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैंने आपको बताया कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाता है। 3 चीजें, इन 3 चीजों से भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवस्था बिल्कुल परिवर्तित हो गई। ठीक है, चलिए अब फर्रुखसियर देख लिया। फर्रुखसियर के बाद हम गोलकुंडा के शासक को देख लेते हैं, जहां पर मछलीपट्टनम में 1611 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। किनके? गोलकुंडा के शासक को। गोलकुंडा के शासक को सुनहरा पत्र जारी किया था इन्होंने, गोलकुंडा के शासक। उसमें गोलकुंडा के जो शासक थे उनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह।
और कुतुब शाह ने 1611 में इनको मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में अपना दुर्ग या किला बनाने की अनुमति प्रदान की थी। पहली बात तो ये किया था, ठीक है। 1632 में एक आदेश दिया जाता है अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा, इनके पुत्र हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा, कि 500 पेगोडा के बदले 1 वर्ष के मुक्त व्यापार का अनुमति दी जाती है। इसको सुनहरा पत्र कहा जाता है। क्या? सुनहरा पत्र। कब की बात है? 1632 में 500 पेगोडा, पेगोडा क्या होता है? स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। 500 पेगोडा के बदले, 500 पेगोडा के बदले क्या? मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाती है 1 वर्ष के लिए। और ये जो आदेश है ये सुनहरा पत्र कहलाता है। सुनहरा आदेश या सुनहरा पत्र कहलाता है, गोलकुंडा के शासक द्वारा दिया हुआ। और 1632 में जो व्यक्ति है उसका नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या? अब्दुल्ला कुतुब शाह। बात समझ आ रही है? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने यहां पर उनके लिए सुनहरा पत्र जारी किया, 500 पेगोडा के बदले 1 वर्ष के लिए मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी। 1611 में यहां पर मसूलीपट्टनम में की पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। चलिए इसके बाद हम नायक की बात करते हैं, जो बांडीवास के शासक थे, नायक कहलाते हैं। मैं एक दिन आपको दक्षिण भारत की यात्रा पर ले चलूंगा और दक्षिण भारत में मालाबार तट या इधर कोरोमंडल तट, मतलब पूर्वी और पश्चिमी दोनों घाटों का मैं एक व्यक्ति का मानचित्र बनाकर दिखाऊंगा, बताऊंगा कि वहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कर दूँ या कभी लाइव आकर मैं उस चीज़ को समझा दूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। चलिए बांडीवास के नायकों की बात कर ले रहे हैं। बांडीवास के नायक, वो नायक के नाम से कहे जाते थे, बांडीवास के नायक। इन बांडीवास के नायक ने 1639 में एक स्थान है मधुरापुरम, उसकी किलाबंदी करने की अनुमति दी थी 1639 में। कब? 1639 में। जगह है मधुरापुरम। मधुरापुरम की किलाबंदी करने की अनुमति प्राप्त की थी। और यहां पर एक किले का जो निर्माण किया था वो कहलाता फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। इस किले का यहां पर निर्माण कराया और यही स्थान बाद में चलकर मद्रास कहलाया। क्या कहलाया? मद्रास कहलाया। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना मद्रास में 1639 में, स्थान का नाम था उस वक्त मथुरापुरम। वो बांडीवास के नायकों ने अंग्रेजों को दिया गया था। हालांकि ये जो मद्रास है, सबसे पहले यहाँ पर ही मेयर का और नगर पालिका की स्थापना की गई थी अंग्रेजों द्वारा 1687 में। यानी कि भारतवर्ष में पहला मेयर कहाँ का बना था? मद्रास का बना था 1687 में। और नगर पालिका की यहाँ पर स्थापना की गई थी। सबसे पहले मद्रास में नगर पालिका की स्थापना की गई थी और 1687 में यहाँ पर मेयर बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंग्लैंड की देखी। अब आयात निर्यात की बात कर लेते हैं। देखिए आयात निर्यात से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए चूंकि अभी तो इंग्लैंड को हमको बहुत पढ़ना है, 1947 तक पढ़ना है और बहुत सारी स्थितियाँ आएंगी, इनकी बहुत सारी नीतियाँ आएंगी, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ अध्ययन करेंगे, मेंस के हिसाब से अध्ययन करेंगे, इनकी नीतियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक। चलिए इनके क्या क्या ले जाते थे? देखिए बिल्कुल सब कुछ वही है जो था। सूती वस्त्र थे, रेशमी वस्त्र थे, अफीम था, मसाले थे, हाथी दांत की वस्तुएं थी, ये सब कुछ ले जाते थे। लेकर क्या क्या आते थे? सोना लेकर आते थे, सोना, चांदी, शराब लेकर आते थे, अंग्रेजी शराब, अब भी आता ना अंग्रेजी शराब, ठेका शराब, देसी शराब, और तेल, इसको तो लेकर आते थे, ठीक है। इसके अलावा सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, यहाँ ऊनी वस्त्र भी लेके आते थे, ऊनी वस्त्र, मसाले, इसके अलावा हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, हाथी दांत की वस्तुएं, अफीम, सोरा, अफीम, सीरा, ठीक है, ये सारी चीजें ले जाया करते थे। अभी जब हम इंग्लैंड में आगे पढ़ेंगे, इनकी औद्योगिक नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत सारा परिवर्तन होता है।
ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है इंग्लैंड का। अभी तो इंग्लैंड को बहुत पढ़ना और इंग्लैंड को बहुत समझना है। मेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो इंग्लैंड का लगभग हम लोगों ने आज प्रारंभिक दौर देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रांसीसी देखेंगे, उसके बाद फिर फ्रांसीसी और इंग्लैंड का संघर्ष देखेंगे और फिर पूरी तरह इंग्लैंड में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और आंसर राइटिंग के जब भी टर्न मुझे मिलेगा, जब भी देखूंगा कि इतना सिलेबस हो चुका है जहाँ पर मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, मैं लाइव आकर उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। एक क्लास हो चुकी है जो आंसर राइटिंग से संबंधित थी, पुर्तगाली और यूरोपियन से संबंधित थी, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट जब भी अब क्वेश्चंस आ जाएंगे पुराने पेपर्स के, हम तुरंत उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आप लोगों से लिखवाएंगे। तो आप लोगों का काम यह है कि नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं फ्रांसीसियों के साथ। तब तक आप लोग मुझको अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।